नाम आलिया है और मेरा ताल्लुक लोधरा से था। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि पिंडी भटिया में एक जंगल है जहाँ पर हर जुमेरात को जो भी कंवारी लड़की जाती है, इसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। जाने से पहले लड़की कोई मन्नत मानती है और जब लड़की का रिश्ता हो जाता है तो वो हर जुमेरात को जंगल में मन्नत पूरी करने जाती है। मेरी भी शादी नहीं हो रही थी, हालांकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी सहेलियों की शादियाँ 17 से 18 साल की उम्र में हो चुकी थी, लेकिन मैं 25 साल की हो चुकी थी और अभी तक मेरा कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आया था। असूलन तो मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। जो भी रिश्ता आता मेरे मयार का नहीं होता था। मैं बहुत ज्यादा हसीन थी, मुझे सब देखते थे, तारीफ करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी रिश्ता मेरे जोड़ का नहीं आता था। 18 साल की उम्र से मैंने शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन मेरी उम्र 25 साल हो गई थी और मैं एक ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही थी। मेरी सहेलियों के 3 से 4 बच्चे भी हो चुके थे और मुझे मोहल्ले भर में शर्मिंदगी का सामना था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने अजीबोगरीब किस्म की बातें और कियास-आराइयां मेरे मुतालिक शुरू कर दी थीं, जिनको सुनकर तो मेरे कानों से धुएं निकलने लगते थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मुआशरा इस कदर तंग ज़हन हो सकता है कि एक लड़की का अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो इसके मुतालिक इस किस्म की घटिया बातें सोचना और फैलाना शुरू कर दें। मेरी एक दूर के रिश्तेदार ने मेरी अम्मा से कहा, लगता है किसी ने बहुत ही कम उम्र में तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ते और शादी की बंदिश कर दी है, जिसकी वजह से इसका रिश्ता नहीं हो रहा है। ये बात मेरी और मेरी माँ के दिल को लगी थी। मुझे भी लग रहा था कि यही हकीकत थी। यकीनन किसी ने बंदिश करवाई थी और ऐसी बंदिश करवाई थी कि चारों तरफ से हर रास्ता बंद था। कभी किसी 40 साल के शख्स का रिश्ता आता जिसकी बीवी मर चुकी होती, तो कभी किसी जवान लड़के का रिश्ता आता जो पैसे में तो बहुत अच्छा था, लेकिन शक्ल सूरत में बिल्कुल भी मेरे मुताबिक नहीं था। मैं एक हुस्न परस्त लड़की थी और मुझे खूबसूरत चेहरे अच्छे लगते थे, इसलिए मुझे अपना चेहरा भी बहुत अच्छा लगता था। मैं कैसे किसी बदसूरत इंसान से शादी कर सकती थी, जबकि मुझे बदसूरत चेहरे पसंद नहीं थे। अम्मा की एक पुरानी सहेली आंटी परवीन पिंडी भटिया से हमारे घर आई रहने के लिए। वो अम्मी की पुरानी सहेली थी, लेकिन शादी के बाद ज्यादा मुलाकात नहीं हो सकी थी। अब इन्हें इस शहर में एक शादी अटेंड करनी थी और इन्हें अम्मी की याद आ गई और वो हमारे घर रहने लगी। वो 2 से 3 दिन हमारे घर में रही और मेरी परेशानी को देखकर मेरी माँ से सवाल किया कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत बेटी हर वक्त क्यों उदास रहती है। मेरी अम्मा ने कहा कि इसका रिश्ता नहीं हो रहा है, इसकी उम्र 25 साल हो गई है, इसलिए ये बहुत परेशान है। अम्मा की बात सुनकर इस आंटी परवीन ने कहा कि 25 साल की उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि तुम्हारी बेटी ने तो रोग ही ले लिया है। आजकल तो 30 साल की लड़की अभी कंवारी बैठी हुई है। अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन अभी से अच्छे रिश्ते के लिए कोशिशें करो। अम्मा ने बताया कि हमारे हासिदीन बहुत हैं। मुझे लगता है कि मेरी बेटी के रिश्ते पर किसी ने बंदिश करवाई है, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही, वरना इससे कम सूरत और कम पढ़ी लिखी लड़कियों की शादियां हो गई हैं। अम्मा की बात सुनकर आंटी परवीन हैरान हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हमारा गांव पिंडी भटिया में है। हमारे गांव के करीब एक छोटा सा जंगल है और हर जुमेरात को कंवारी लड़की वहां पर एक मन्नत मानकर आती है और फिर रिश्ता हो जाने के बाद हर जुमेरात को मन्नत पूरी करने जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो भी लड़की वहाँ मन्नत मानकर आती है, इसका रिश्ता बहुत जल्दी हो भी जाता है। ये मेरा आंखों देखा है। मैंने अपनी माँ की तरफ और मेरी माँ ने मेरी तरफ हैरत से देखा। हम दोनों की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। अम्मा की सहेली का हमारे घर यूं अचानक से आ जाना इतने सालों बाद और रहना बेमकसद नहीं था। मैं समझ गई थी कि मेरा रास्ता खुलने वाला है, इसलिए ये औरत यहाँ आई है। अम्मा ने कहा कि हमें भी ले चलो, मैं भी अपनी बेटी पर यह चीज आजमाना चाहती हूँ। तो आंटी परवीन ने अम्मा को कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनैरा को मेरे साथ भेज दें। मैं इसे अपने घर में रखूंगी और इसे जंगल में भी खुद ही लेकर जाऊंगी। मेरी अम्मा ने कहा कि नहीं, मुझे इससे तसल्ली नहीं हो रही, मैं भी साथ चलूंगी। मैंने अम्मी से कहा कि आप साथ तो चलेंगी, लेकिन अब्बा से इजाजत लेना जरूरी है। और आप अब्बा को क्या जवाब देंगी कि हम पिंडी भटिया क्यों जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी कि हम तुम्हारे अब्बा से ये कहते हैं कि परवीन की बेटी की शादी है, हम शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं और हमें 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। आंटी परवीन ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, हम यही बहाना बनाकर चलते हैं और जल्द अज जल्द सुनैरा बेटी के रिश्ते का मसला हल करवाते हैं। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद हमने अब्बा से इजाजत ली और हम भी आंटी परवीन के हमरा इनके गांव पिंडी भटिया की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी, मुझे ना जाने क्यों अपनी मंजिल नजर आ रही थी। मुझे लग रहा था कि इस बार तो जरूर मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। और अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई थी। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी और मैं और मेरी माँ बहुत उम्मीद लगाए हुए पिंडी भटिया जा रहे थे। वैसे तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन जब आंटी परवीन ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से लड़कियों के रिश्ते होते देखे हैं, तो फिर मैंने भी यकीन कर लिया और मेरी अम्मा ने भी। मैं और मेरी अम्मा वहाँ पहुँचे तो हमें गाँव का माहौल बहुत अच्छा लगा। हमारा मूड भी खुशगवार हो गया था। गाँव का माहौल और यहाँ के लोग इतने अच्छे थे। मैं गाँव की लड़कियों के साथ बातें करती रही और फिर सो गई। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आंटी परवीन ने कहा कि सुबह वो मेरे साथ जंगल में चलेंगी। वहाँ पर एक बुजुर्ग की कब्र है,
जो बहुत ही इबादत गुजार थे। बस हमें वहाँ जाकर दरख्त के करीब एक धागा बांधना है और मन्नत माननी है कि तुम्हारा रिश्ता जल्द अज जल्द अच्छी जगह पर हो जाए। इसके बाद जैसे ही तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो फिर तुम्हें खुद अकेले ही जुमेरात को वो धागा जाकर खोलना है और वहाँ पर नजर ना रखना है। आंटी परवीन की बात सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी। इनके साथ जाने वाली बात तो ठीक थी, लेकिन जुमेरात को, वो भी आधी रात को जाकर वो धागा खोलना और नजर ना रखना अकेले, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तो बहुत खौफजदा हो गई थी। मैंने अपने खौफ का इजहार आंटी परवीन से किया तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी जिंदगी रिश्ता न होने की वजह से किस कदर अजीरन हो चुकी है। हर कोई तुमसे एक ही सवाल कर रहा है। अभी तो तुम्हारी उम्र सही है, लेकिन अगर तुम्हारी उम्र 30 साल हो गई तो तुम्हारे लिए जो थोड़े बहुत रिश्ते आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। इस वक्त से डरो और हिम्मत करो। तुम्हें जंगल में अकेले जाने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपने तारीख मुस्तकबिल से डरना चाहिए। आंटी परवीन ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा तो मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। वो सही बोल रही थी कि मुझे जंगल की तारीकी और तन्हाई से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपने तारीख मुस्तकबिल और तन्हा जिंदगी गुजारने से खौफजदा रहना चाहिए था। इसलिए मुझे अब हर हाल में हिम्मत करनी थी। इसलिए मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए पहले से तैयार किया और मैं आंटी परवीन के साथ जाने के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि मैं ये मन्नत पूरी कर सकती हूँ या नहीं, ये फैसला मुझे अभी ही करना था, मन्नत मानने से पहले। एक बार अगर मैंने मन्नत मान ली तो इसका पूरा करना मुझ पर वाजिब हो जाएगा। अगली सुबह को मैं आंटी परवीन के साथ इस जंगल की तरफ चल पड़ी। अम्मी साथ नहीं आई थी। उन्होंने साथ आना चाहा तो आंटी परवीन ने कहा कि इनके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अम्मी को इन पर भरोसा करना चाहिए। आंटी परवीन भी मेरे साथ थी। आंटी परवीन अम्मी की बहुत पुरानी सहेली थी, इसलिए मैंने इनकी बात का एतबार कर लिया और मुझे इनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन एक बात की आंटी परवीन ने हमसे सख्त ताकीद की थी कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो फिर लोग नज़र लगा देंगे और जो रिश्ता होने वाला होगा वो भी आधे में रह जाएगा। लोग बहुत हासिद हैं, किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते, और मैं तो हूँ ही इतनी प्यारी कि लोग प्यारी लड़कियों से बहुत जलते हैं, खासकर वो औरतें जिनकी अपनी बेटियां इतनी प्यारी नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रिश्ता आ जाए तो इसकी भी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए जब तक कि बात पक्की ना हो जाती। मुझे और मेरी अम्मा को आंटी परवीन की ये बात 100% सही लगी थी कि अच्छी खबर को छुपाया जाए तो इसी में भलाई है, वरना हासदीन तो कहीं का नहीं छोड़ते। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ने लगे। ये जंगल ज्यादा घना नहीं था और ज्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा सा एक जंगल था। हम लोग चलते चलते काफी दूर आ गए, यहाँ तक कि मुझे प्यास लगनी शुरू हो गई और मैं अपने साथ पानी भी नहीं लाई थी। आंटी परवीन ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बुजुर्ग की कब्र पर पानी का एक मटका रखा होता है। काफी दूर चलने के बाद जब हम इस कब्र तक पहुंचे तो वाकई वहाँ पानी का इंतजाम था और बहुत सारे रंग बिरंगी धागे दरख्तों में बंधे हुए थे। इतने सारे धागे देखकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने आंटी से कहा कि क्या इनकी मन्नतें पूरी नहीं हुई जो इनके धागे अभी तक बंधे हुए हैं। आंटी परवीन ने कहा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन्नत मानते तो हैं लेकिन फिर नजराना देते वक्त इन्हें तकलीफ होती है। इनकी शादी हो तो जाती है लेकिन फिर ज्यादा देर चल नहीं पाती, या फिर शादी के बाद इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए इंसान को अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए, वरना सारी उम्र मन्नत का खमियाजा भुगतना होता है। जो लोग सखी होते हैं वो नजराना रख कर चले जाते हैं और जो लोग कंजूस होते हैं वो दोबारा पलट कर नहीं आते। इसलिए इनके धागे बंधे हुए हैं और इनकी जिंदगियां अजीरन होती जाती हैं। आंटी परवीन की इस बात ने तो मुझे खौफजदा कर दिया था कि अगर मैं मन्नत पूरी करने के लिए जुमेरात को यहाँ ना आई तो इसका मतलब कि मेरी शादी ज्यादा देर नहीं चल सकती, और अगर चल भी गई तो फिर मुसीबत का सामना हो सकता है। मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए हर हाल में इस जंगल में आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में मसाइल पैदा हों। आंटी परवीन ने बताया कि कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं जो पलट कर मन्नत पूरी करने के लिए नहीं आती, तो शादी के बाद कुछ लोगों को बच्चा नहीं हुआ तो कुछ के बच्चे मर गए, तो किसी का शौहर भी मर गया। ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम अपनी मन्नत मानकर वापस गांव आए। आंटी परवीन के घर तक आए तो अम्मा हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, जैसे कि वो बहुत बेकरार थी मेरे वापस आने के लिए। ये मंजर देखकर आंटी परवीन ने अम्मी से कहा, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं भी तो इसकी माँ की तरह ही हूँ और ये मेरे साथ थी और महफूज थी। सुबह से शाम हो गई और हम लोग गांव में बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। गांव के लवाजमात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और अड़ोस पड़ोस से हमारे लिए बहुत सारे खाने आए थे जो कि देसी घी में बने हुए थे। एक औरत थी जिसे मैं बहुत पसंद आई और वो मेरे सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने मुझे कहा कि आंटी परवीन की मेहमान लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। इसका मतलब है कि हमारे अलावा भी यहाँ आंटी परवीन के घर में मेहमान आते जाते रहते हैं। इस औरत ने कहा कि हर बार कोई ना कोई खूबसूरत लड़की आंटी परवीन के पास आती है, कुछ दिन रहती है और फिर चली जाती है। मैंने कहा, अच्छा ऐसा क्यों है, क्या इनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं?
तो इस औरत ने कहा कि रिश्ते दार को तो पता नहीं, लेकिन परवीन कहती है कि सब इसके जानने वाले हैं। मैंने इस बात का जिक्र आंटी परवीन से किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस भी लड़की का रिश्ता नहीं होता और इसे मालूम होता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मन्नत मानने से रिश्ता हो जाता है, तो लड़कियाँ फौरन चली आती हैं, जिस तरह कि तुम चली आई हो। और फिर इनके रिश्ते भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वो लड़कियाँ पलट कर वापस नहीं आती, बस मतलब निकल जाता है, तो किसी को आंटी परवीन याद ही नहीं रहती। आंटी परवीन की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने इनके गिर्द अपनी बाहें हमाइल करते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं शादी के बाद भी वक्तन फवक्तन आपसे मिलने आती रहूंगी। मैं दूसरी लड़कियों की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। अगर मेरा रिश्ता आपके तवस्सुत से हो गया तो मुझे सारी जिंदगी आपका ये एहसान याद रहेगा। मेरी बात सुनकर आंटी परवीन ने भी खुशी से मुझे गले लगा लिया। 2 दिन हम यहाँ रहे। दूसरे दिन अचानक से अब्बा का फोन आ गया और वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अम्मा ने इनकी खुशी की वजह पूछी तो अब्बा ने बताया कि मेरे लिए एक बहुत ही अमीर और खूबसूरत लड़के का रिश्ता आया है और उन्होंने हाँ कर दी है। बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं। लड़का अमीर होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। हम सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने अम्मा की तरफ, अम्मा ने आंटी परवीन की तरफ, और हम सब खुशी से निहाल हो गए कि इतनी जल्दी हमारी मन्नत पूरी हो गई थी। यानी कि ये बात 100% सच थी। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब्बा ने इस लड़के की तस्वीर भी हमें भेजी। मोबाइल में तो मैं देखकर हैरान रह गई कि वो वाकई में बहुत ही खुश शक्ल लड़का था और अमीर घराने से लग रहा था। सोने पे सुहागा ये कि अब्बा ने बताया कि वो बहुत शरीफ लोग भी हैं। हमें और क्या चाहिए था। हमने फौरन अपना सामान बांधा और वापस जाने की तैयारी करने लगे। तो आंटी परवीन ने कहा कि अभी तो बुध का दिन है और जुमेरात को मैंने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए नजराना देना है और जंगल में अकेले जाना है। मन्नत पूरी करने वाली बात तो बिल्कुल ही मेरे जहन से निकल गई थी। मैं इतनी खुश थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे जुमेरात को नजराना देने जाना है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जुमेरात तक हर हाल में रुकेंगे। मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगी। मैं इस कदर खुश हूँ कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। इधर अब्बा के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि लड़के वाले जल्दी मंगनी करना चाहते हैं, जल्दी आ जाओ। जैसे ही जुमेरात आई तो फिर मैंने हिम्मत करके अपनी मन्नत पूरी करने की ठान ली। अब मुझे आधी रात में इस जंगल में अकेले जाना था। मुझे तो रास्ता भी सही तरीके से याद नहीं था। अगर मैं रास्ता भटक गई तो क्या होगा। आंटी परवीन ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, तुम अपने साथ मोबाइल ले जाओ और अगर रास्ता भटक जाओ तो मैं तुम्हें रास्ता बताती जाऊंगी। बहुत आसान रास्ता है, इतना बड़ा जंगल नहीं है। मैंने कहा हाँ, मोबाइल तो मुझे हर हाल में लेकर जाना पड़ेगा साथ। जब मैं आधी रात को घर से निकलने लगी तो काफ़ी दूर तक अम्मा और आंटी परवीन मेरे साथ आईं, लेकिन जैसे ही जंगल शुरू हुआ तो मुझे अकेले ही आगे बढ़ना था। अम्मा ने कहा कि इनके वापस आने तक वो दोनों वहाँ ही खड़ी रहेंगी। मैंने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ से कहीं ना जाइएगा। मैं टॉर्च अपने हाथों में लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगी और अपने जहन पर जोर दे रही थी कि कौन सा रास्ता वहाँ जाता है। मेरे हाथ में काफ़ी सारे पैसे भी थे नजराने के लिए। मुझे थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन मैं अपनी मतलूबा जगह तक पहुँच गई। मैंने अपना वाला धागा खोला और बुजुर्ग की कब्र के पास वो पैसे रख दिए और जैसे ही मैं वापस जाने को मुड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई और सर पर आसमान गिर गया, क्योंकि 4-5 लोग मेरे सामने खड़े थे। उनको देखकर तो मेरी रूह फना होने लगी थी। वो लोग कौन थे और रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मेरी बात पर उन्होंने ज़ोरदार कहकहा लगाया और बोले कि इस बार तो परवीन ने बहुत ही ज़बरदस्त माल भेजा है। इनका इतना कहना था कि मैं गश खाकर गिर पड़ी। मुझे कुछ होश नहीं रहा। इससे पहले कि वो गुंडे मुझे बेहोश करते मैं खुद ही बेहोश हो गई। मुझे 1 सेकंड में सारा माजरा और आंटी परवीन की चाल समझ में आ गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक जगह पर कैद थी और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। बस जगह को देखकर यही अंदाज़ा हो रहा था कि एक गांव है। ये ज़रूर वही गांव होगा या इसके आसपास कोई और गांव होगा। मैंने तो आंटी परवीन का गांव भी ठीक से नहीं देखा था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा गांव है। रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि दोपहर का वक्त है। मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था और बस मैं बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी। तब मुझे आंटी परवीन की सारी चाल समझ में आ गई और आंटी परवीन गांव की दूसरी औरतों से ज़्यादा खुशहाल घर में क्यों रह रही थी। सारा माजरा मुझे समझ में आ गया था। फिर मुझे इस औरत की बात याद आई जो कह रही थी कि आंटी परवीन के घर हर बार खूबसूरत लड़कियां आती हैं रहने के लिए, यानी कि यही आंटी परवीन का बिजनेस था। और वो जहाँ भी ऐसी लड़की देखती थी जिसका रिश्ता ना हो रहा हो तो इसको ये मन्नत वाली मन घड़त कहानी सुनाकर बहला फुसलाकर अपने गाँव ले आती थी और फिर इन लोगों को ये लड़कियां बेच देती थी। लेकिन वो जो मेरा रिश्ता आया था वो बात मेरी समझ से बाहर थी। अचानक दरवाज़ा खुला और वही शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसकी फ़ोटो मेरे अब्बा ने मोबाइल में भेजी थी। इस लड़के को देखकर तो मैं हैरान हो गई। इसी लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया था और इसी ने मुझे अगवा कर लिया। ये क्या कहानी थी, मेरी समझ से बाहर था। मुझे देखकर वो लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम यही सोच रही होगी ना कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और मैंने ही तुम्हें अगवा कर लिया। मैं तुम्हें बताता चलूँ कि मैं परवीन का साथी हूँ।
پروین جس بھی لڑکی کو اپنے گاؤں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے پھر مجھے اس کے گھر بھیج دیتی ہے رشتے کے لیے۔ پھر لڑکی والوں کو لگتا ہے کہ واقعی معجزہ ہو گیا اور رشتہ آ گیا ہے، اور وہ منت دینے کے لیے جب واپس گاؤں آتی ہے تو ہم لوگ ان لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور دبئی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن تم سب لڑکیوں میں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرا برا حال ہو گیا تھا۔ یہ آنٹی پروین نے کیا کر دیا تھا میرے ساتھ، اور مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ میری ماں اب تک مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئی ہوگی، اور آنٹی پروین نے اسے بھی یہی کہا ہوگا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں یا بھاگ گئی ہوں۔ یہ لوگ مجھے گاؤں سے شہر لے کر آئے اور میرے کاغذات بنوانے لگے مجھے دبئی بھیجنے کے لیے، لیکن کسی نے بھی میرے ساتھ برا نہیں کیا تھا، کیونکہ جہاں بھی مجھے بھیجا جا رہا تھا ان کی شرط یہی ہوتی تھی کہ لڑکی کنواری ہونی چاہیے، انچھوئی ہونی چاہیے۔ کافی دن تک میں شہر میں قید رہی۔ میں کھانے پینے سے انکار کرتی تو مجھ پر تشدد کرنے لگ جاتے۔ مجھے کہتے کہ وہ میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیں گے، میرے ساتھ اتنا برا کریں گے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں دبئی جانے سے پہلے یہاں سے فرار ہونا ہے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، مجھے ایسی کوئی چیز نظر آ جائے جو مجھے مطلوب ہے تو مجھے ایک ایسی چیز نظر آ گئی، اور جیسے ہی مجھے کھانا دینے والا شخص اندر آیا میں نے اس کے سر پر وہ چیز مار دی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں گیلری میں چلی گئی اور وہاں سے کود گئی۔ مجھے چوٹ تو بہت آئی تھی لیکن مجھے یہاں سے ہر حال میں بھاگنا تھا۔ لنگڑاتی ہوئی وہاں سے فرار ہو گئی۔ بس قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ شاید میری ماں میرے پیچھے میرے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اور یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ میرے لیے ہر مشکل آسان ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہاں سے کیسے فرار ہوئی اور کتنی مشکل سے فرار ہوئی، یہ تمام مشکلیں میرے رب نے آسان کر دی تھی۔ بہت مشکل سے میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی جو میرے لیے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تو میں نے آنٹی پروین کی تمام کہانی سنائی کہ وہ لڑکیوں کو اغوا کر کے جھوٹ بولتی ہیں۔ میرے والد صاحب نے آنٹی پروین کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا دی اور ان کی فوٹو ہر جگہ نیوز چینل والوں کو دے دی کہ اس عورت نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ پولیس نے آنٹی پروین کو گرفتار کر لیا۔ تمام ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ آنٹی پروین کا سارا گروہ پکڑا گیا تو ہمیں سکون آیا۔ بس ان لڑکیوں کا افسوس ہو رہا تھا جن کی زندگیاں اب تک آنٹی پروین نے برباد کی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ شادی نہ ہونا اتنی بڑی اذیت نہیں جتنی بڑی اذیت سے خدا نے مجھے بچا لیا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد میرے لیے بالآخر بہت اچھا رشتہ آیا۔ وہ شخص زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے اس خوبصورت اغوا کرنے والے لڑکے کا بھیانک روپ دیکھا تھا تب سے لے کر مجھے انسانوں کی قدر ہوئی تھی کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کی شرافت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ آج میں اپنے گھر میں ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ، اور میں تمام لڑکیوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی کے بہلانے پھسلانے میں اس طرح سے خطرناک جگہوں میں مت جائیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں۔ جہاں اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا آپ کی شادی وہیں ہوگی۔ بس اللہ سے دعا کریں۔